Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 9, Force, Energy and Simple Machines of your science book. In the last lecture, I told you about the force and what are the effects of force. ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी what are the types of forces. Type of forces. There are different type of forces. Let us know about some of them. देखो हमारे आसपास जो है वो अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अप्लाई होते हैं. अब उनमें से कुछ फोर्सेस को हम ट्रीट करेंगे. जैसे फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बायोएंट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. इन्हें वन बाय वन हम समझेंगे कि वो किस टाइप की फोर्सेस हैं, हाउ इट अप्लाइज. Gravitational force or gravity. Have you ever observed that when you throw an object upside, it always fall towards the earth, or the fruits or leaves always fall on the ground? These all phenomena are due to force called gravitational force or the force of gravity. देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ये हमेशा अर्थ की तरफ आता है वापस. आप कुछ भी किसी भी चीज़ को कितनी भी ज़्यादा फोर्स लगाओ अपनी और उसे ऊपर की तरफ फेंको, फिर वो कुछ ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी. तो क्या वजह है कि किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा अर्थ की तरफ वापस क्यों आ जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न? आप कभी पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, ट्री के नीचे बैठे हो, देखो स्लाइड के अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ है, फोटो में दिखाया हुआ है कि आपके एप्पल जो है ना वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है. अब कोई भी फ्रूट है, कोई भी लीफ है, वो नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता ब्रेकअप होने के बाद? इट ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड. तो उसका क्या रीज़न है? द रीज़न इज ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेक्स द थिंग्स टू कम टूवर्ड्स द अर्थ. हमारी अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है. अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ आता है. इसी को ही आज हम समझेंगे. जिसकी वजह से फ्रूट्स हो, लीव्स हो, या हम किसी भी चीज़ को कितनी भी फोर्स के साथ ऊपर फेंकें. आप एक बहुत बड़ी हाइट पे खड़े हो जाओ, ठीक है, किसी हिल पे चढ़ जाओ, किसी माउंटेन पे चढ़ जाओ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी ऊंचा फेंकने की कोशिश करोगे वो कुछ ऊपर जाने के बाद वापस नीचे ही आए. Force exerted by the earth, moon, sun and other objects is called gravitational force. The earth attracts all the objects towards its center. It is the earth's gravity that keeps us and all the other objects on the ground. Not only the earth but all the other objects in the universe attract towards each other. देखो अर्थ जो है, जो फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी ऊंचा फेंको वो वापस अर्थ की तरफ ही आ जाता है. उसे बोलते हैं अर्थ ग्रेविटी. लेकिन अर्थ की जैसे अपनी ग्रेविटी है, ऐसे मून की भी अपनी ग्रेविटी है, ऐसे सन की भी अपनी ग्रेविटी है, और कई सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं हमारे. दे हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. अब अगर हम ये देखें तो इस यूनिवर्स में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है. इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ क्या, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है. जिसकी वजह से क्या है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. लेकिन स्टार्टिंग में हम बच्चों को यही समझाते हैं कि जब, क्योंकि हम अर्थ प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से ही ये सारा अर्थ मेंटेन है. हम फ्लोट क्यों नहीं कर रहे एयर के ऊपर, हम ग्राउंड के ऊपर कैसे मूव करते हैं, ठीक है. हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हमारी चेयर है, टेबल है, कोई भी चीज़ जो है वो फ्लोट क्यों नहीं करती. आपने कभी सुना होगा कि हम जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं तो उनकी बॉडी फ्लोट करती है इन द एयर. उन्हें स्पेशल सूट्स पहन के जाने पड़ते हैं ताकि वो फ्लोट ना करें, ठीक है. तो वो
क्यों ऐसा होता है कि स्पेस में हर चीज़ फ्लोट करती है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट्स मेंटेन हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें अर्थ की, ऐसे ही मून की भी ग्रेविटेशनल अपनी पुल है, सन की भी ग्रेविटेशनल पुल है, और ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ऑल द अदर प्लैनेट्स हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं दैट इज़ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल पुल है जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटी, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो सारी चीज़ें सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए अर्थ की तरफ वापस आ जाती हैं, चाहे हम कितनी भी फोर्स के साथ उसे ऊपर फेंकें। दैट इज अर्थ ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Have you ever noticed that when you rub a plastic comb or pen on your hair and bring it near to the small bits of paper, the paper bits attract towards the pen or comb. The pen or comb is said to be acquired electrostatic charge after it has been rubbed on dry hair. Such a pen or comb is an example of a charged body. देखो, आप क्या करो, आप हेयर वॉश करो और हेयर वॉश करके अपने हेयर को बिल्कुल ड्राई कर लो, ठीक है। ड्राई होने के बाद आप एक कोम्ब लो जो बिल्कुल ड्राई है और उसे अपने बालों में करो, हेयर में घुमाओ, तो आपको ना हल्की सी आवाज़ आएगी, कड़कड़ सी, ठीक है। अब ये जो हेयर में आपने कोम्ब को घुमाया है, उस कोम्ब को छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओ। जैसे आप स्लाइड में देखो, फोटो में दिखाया हुआ है कि कोम्ब को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर गए हैं, तो वो जो कागज़ के टुकड़े हैं ना, बिट्स ऑफ पेपर हैं, वो कोम्ब के ऊपर हैंग हो जाते हैं। अब आप कहो जी ऐसे क्यों हुआ? हमेशा ऐसे नहीं होगा। जब आप बिल्कुल उसी वक्त हेयर को क्लीन करोगे, हेयर को क्लीन करोगे, शैम्पू करोगे, उन्हें ड्राई करोगे और फिर कोम्ब करोगे, ठीक है, देन जो ये आपका कोम्ब होगा इट गेट चार्ज, तो इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज होगा ये कुछ सेकंड्स के लिए होगा, कुछ मोमेंट्स के लिए होगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड? बाय कोम्बिंग योर हेयर, ठीक है, व्हेन दे आर इन ड्राइड फोम। जब आपके हेयर बिल्कुल ड्राई फोम में है, आपने एक प्लास्टिक कोम को उसके अंदर घुमाया, तो कुछ मोमेंट के लिए प्लास्टिक कोम और आपके हेयर के बीच में चार्ज जो है वो मूव किया है, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज चार्ज अप हो जाएंगी। कभी भी जब भी आप दो चीज़ों को रब करोगे तो एक बॉडी पे चार्ज नहीं आता, दोनों बॉडीज पे चार्ज आता है, ठीक है। Whenever you rub two things, both the bodies get charged, ठीक है। उसी चार्ज की वजह से जब आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो वो बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोम फॉर सम मोमेंट, और उसके बाद जो होगा वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा और बिट्स ऑफ पेपर थोड़ी देर बाद वापस अपना नीचे गिर जाएंगे। तो यू कैन ट्राई एट होम, ओके। ये आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, टाइप है, आप इसे घर पे भी कर देखना, ओके। Force exerted by a charged body on other charged body or one charged body and other uncharged body is called a electrostatic force. A charged body attracts an uncharged body. देखो, जो फोर्स एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर अप्लाई करे या एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी के ऊपर अप्लाई करे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। देखो, एक चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, मतलब फोर्स लगा सकती है। अट्रैक्ट और रिपेल बोथ टेक प्लेस, ठीक है। अभी अट्रैक्ट और रिपेल का टॉपिक आपकी लेसन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है और एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो जो फोर्स एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में लगे या एक चार्ज बॉडी और दूसरी चार्ज बॉडी के बीच में लगे,
उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? इसका एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था कि आपने कोम को घुमाया ड्राई हेयर में, तो कोम और हेयर दोनों के बीच में चार्ज आएगा, बिकॉज दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ड्यू टू सम चार्ज मूवमेंट। चार्ज मूव करेगा हेयर से कोम के अंदर या कोम से हेयर के अंदर। आगे समझ आएगा आगे की क्लासेस में कि कैसे चार्ज मूव किया। लेकिन जब भी दो चीज़ें रब होंगी तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। अब आपकी कोम तो चार्ज हो गई, अब आप उसे बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके गए हो, लेकिन बिट्स ऑफ पेपर तो अनचार्ज है ना, उन पे तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वो बिट्स ऑफ पेपर जो होंगे वो कोम की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब पहले तो चार्ज बोर्ड, दोनों चार्ज बोर्ड एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, कोम और हेयर। फिर आपने जो कोम को चार्ज कर दिया और बिट्स ऑफ पेपर जो है अनचार्ज है, अब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो बिट्स ऑफ पेपर उसके ऊपर हैंग हो गए। ठीक है, तो दीज फोर्सेस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, आज का लेक्चर जो है आपका यहीं तक है। आप इसे वेल प्रिपेयर करना विद रिटन प्रैक्टिस एंड मेक नोट्स। और अगर कोई प्रॉब्लम आए यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।